ओके सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे सीडीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है ना, किस तरीके से मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपके लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे हम कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं, जहाँ पे आपको फायदा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिली है, और यहाँ पे भी आपको वैसा ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको वही चीज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताया तो अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो बेटा मेरा नाम है अतुल वैश। ठीक है ना, आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ, गेट ESPSUs और डिफरेंट अलग एग्जामिनेशंस लाइक NDA CDS IIT JEE के लिए नेक्स्ट आप लोगों ने चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मैं क्वेश्चंस लाऊंगा और आपको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है हाथ के हाथ ही। ठीक है, जैसा भी है हम लोग बाद में देख ही रहे हैं आपके कमेंट्स, और कम से कम फिर उसके बाद मेरे तरीके से अपना तरीका मैच करना है, बात खत्म। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। हम जहां पे छोड़ा था लास्ट लेक्चर में वहीं से आगे बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है, मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन था, जो पार्ट था और ज्योमेट्री का पार्ट था, उसको मिक्स करके कराया था। उसके अंदर ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये हैं, और आज के लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एक बार। नाउ व्हाट ही इज सेइंग देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। कौन सी नई बात है, तुम्हें पता है। राजीव फिक्स 1 क्यूब ऑन ईच ऑफ द फेसेस। अच्छा, अब ये इसने कुछ नया करा, मतलब कि एक क्यूब है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, ये तो हमें पता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन राजीव ने क्या खुराफात करी, राजीव ने उसके हर एक फेस के ऊपर एक और क्यूब लगा दिया। नाउ द डायमेंशन ऑफ ऑल द क्यूब्स आर सेम। जितने भी क्यूब्स हैं सबके डायमेंशन सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सॉलिड टू द एरिया ऑफ अ सिंगल क्यूब। ठीक है, तो देखो जरा गाइस क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई एक क्यूब था, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एक क्यूब था हमारे पास। ओके, ऐसा सब कुछ। और राजीव को ना जाने क्या खुराफात सूझी तो उसने क्या करा, इस क्यूब के हर एक फेस के ऊपर एक एक क्यूब उसने और फिक्स कर दिया। ठीक है ना, यानी कि उसने जैसे कि अगर ये वाला फेस है यहाँ पे सपोज दैट, ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक क्यूब लगा दिया। समझ रहे हैं आप, लाइक दिस। ये देखो जैसे एक क्यूब ये लग गया साइड में। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया, ये इसके साइड में इस तरह से ये लग गया, एक फेस पे एक क्यूब भी लग गया। ठीक है, ऐसे ही उसने ऊपर की साइड भी लगा दिया। ओके, ऐसे उसने यहाँ पे लेफ्ट साइड लगा दिया, पीछे भी लगा दिया, ओके, नीचे भी लगा दिया और सामने भी लगा दिया। इस तरह से करके उसने बहुत सारे क्यूब्स लगा दिए। तो कितने क्यूब लगेंगे, 1 2 है ना, एक तो ये वाला, एक इस साइड, इस तरह से काउंट कर लेते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे वाला लाइक दिस, और एक पीछे वाला। तो टोटल 6 फेसेस है, तो टोटल 6 क्यूब्स उसने लगा दिए। तो वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म सॉलिड। तो न्यूली फॉर्म सॉलिड समझ में आ रहा है ना कैसे होने वाला है। तो न्यूली फॉर्म सॉलिड के अंदर कितने फेसेस हो जाएंगे, यही बात आपको समझने वाली है। ठीक है ना, न्यूली फॉर्म सॉलिड में कितने फेसेस होने वाले हैं देखना जरा। एक फेस तो छुप गया, न्यूली फॉर्म सॉलिड में एक फेस तो छुप गया, बाकी फेस कितने बचे, 1 2 3 4 5। अरे समझ रहे हो भाई, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर अगर एक बॉक्स और जोड़ोगे और डब्बा जोड़ोगे क्यूब, तो एक फेस तो छुप गया ना उसका। अब जो नया वाला बना है उसके अंदर 5 है ना फेसेस, समझ रहे हो। मैं सिर्फ ये एक क्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 क्यूब मान लो, अगर मैं हमारे का एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक इसका राइट साइड में। तो ये इस तरह से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये पांच फेसेस दिख रहे हैं आपको एक क्यूब के। इस तरह से करके इसके ऊपर कितने कितने क्यूब लगाए होंगे, 6 क्यूब लगाए होंगे। ठीक है ना, 6 क्यूब लगाए होंगे। ठीक है, तो माना कि जो हमारा क्यूब था, है ना, उसकी जो साइड थी दैट इज ए। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्यूब का, जो कि हमारा पहले क्यूब था, जो कि सबसे पहला क्यूब है हमारा। नॉर्मल क्यूब के लिए अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, अपने को पता है क्या फॉर्मूला है भाई, सीधा सीधा लगा सकते हैं, दैट इज 6 फेसेस है और चारों स्क्वायर, और 6 की 6 स्क्वायर फेस है, तो 6a स्क्वायर नॉर्मल क्यूब जो हमारा सबसे पहले था। अब जो न्यूली फॉर्म्ड इमेज है ना, यानी कि न्यूली फॉर्म्ड जो स्ट्रक्चर बना है, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये है बढ़िया चीज।
न्यूली फॉर्म सरफेस एरिया कितना होगा? जाहिर सी बात है 5 फेस तो यहाँ पे होंगे, ऐसे ही 5 फेस ऊपर की तरफ होंगे, 5 फेस यहाँ, 5 फेस यहाँ, 5 फेस आगे, 5 फेस पीछे, लाइक दिस, ठीक है। तो भाई इसका तो सरफेस एरिया जो अलग से मैंने ब्रिंजल टाइप से बना रखा है यहाँ पे, दैट इज 5a स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जो ऊपर आएगा उसका भी 5a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जो साइड में आएगा इसका भी 5a स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। अरे समझ रहे हो, क्योंकि 5 है, 6 नहीं है इसमें आपकी बार। ऐसे ही 5 a स्क्वायर वाले कितने हिस्से होंगे भाई? कितने फेस है? 6 हिस्से होंगे, नहीं होंगे? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? 5 वाले 6 हिस्से होंगे। सो न्यूली फॉर्म सरफेस एरिया कितना होगा? 5a स्क्वायर तो है। और ऐसे कितने हिस्से? 6 हिस्से हैं, तो 5a स्क्वायर इंटू 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो दैट इज 30a स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म सॉलिड टू द एरिया ऑफ अ सिंगल क्यूब। तो रेशियो किस तरह से निकालना है? टोटल जो कि आपका न्यूली फॉर्म्ड है, यानी कि दैट इज 30a स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू द एरिया ऑफ अ सिंगल क्यूब। तो जो सिंगल क्यूब है उसकी बात करें, सिंगल क्यूब का कितना है? 6a स्क्वायर। सिंपल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे आगे 5/1। तो कितना आ रहा है रेशियो? दैट इज 5 रेशियो। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा। Now your option C is the absolutely right answer. Option C is the absolutely right answer. Hopefully you are getting this. आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। Okay. Next question. Next question ये रहा, ठीक है। What is saying? If the ratio of diagonal of two cubes is 3:2. अब डायगोनल क्या कहना चाह रहा है वो भाई? डायगोनल होती है ना क्यूब की, समझ लेना। ये जो अगर अपना क्यूब है, मतलब यार सिंपल सी बात है, अगर एक बॉक्स है, उस बॉक्स, समझ लो कि कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में इमेजिन करो कि आपने कोई स्टिक रख दिया, कोई मतलब क्या तीली रख दी है, और वो भी ऐसे नहीं कि सीधा पड़ा के रख दिया उसको, मतलब इस तरह से यूं खड़ा करके इस तरह से डायगोनली रखी है, वैसे इमेजिन करना, ठीक है। डायगोनली रखी है, ओके। इस तरीके से लेट मी शो यू कि वो क्या कह रहा है। कि मान लो अगर ये है और ये है, इनके बीच में आपने रखी हुई है, इस तरह से तीली रखी हुई है, इस तरीके से, तो डायगोनल होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये है और ये है, दिस इज द डायगोनल, ओके। सो डायगोनल ऑफ क्यूब, दिस इज बेसिकली योर डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ टू क्यूब्स इज 3:2, तो इनका जो रेशियो है 3:2 है, दो डायगोनल्स का आपके, ठीक है ना। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू क्यूब्स रिस्पेक्टिवली इज। अब उनके सरफेस एरिया का वो रेशियो बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कुछ भी अलग से नहीं लगाना। ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको उठा के लेकर के आया था आपको समझाने के लिए यहाँ पे, और इसको डायरेक्टली समझ लेना है, ठीक है ना। मतलब कि एग्जाम में इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में इसको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या है ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, बट इस चीज को याद रख लेना। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। बात खत्म। रेशियो ऑफ डायगोनल स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बेसिकली किसके इक्वल होता है? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू क्यूब्स रिस्पेक्टिवली इज, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग होते हैं क्यूब, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है? रेशियो ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एक क्यूब, अब ये वाले दो डायगोनल में समझ लेना, जैसे मैंने बता दिया, तो खाली मैंने आपको समझाने के लिए दिखा रखे कि भाई डायगोनल इस तरीके से होंगे। एक क्यूब ये रहा, एक और क्यूब कोई और है, कहीं और है, ठीक है ना। समझ लो मैं अलग से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। एक क्यूब कहीं और है आपका अलग तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। इसका डायगोनल अलग है, इसका डायगोनल अलग है, तो इन दोनों क्यूब्स, तो ये बेसिकली इन दोनों क्यूब्स के डायगोनल के रेशियो की बात कर रहा है। तो इन दोनों क्यूब के डायगोनल का रेशियो, जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर होगा, वो इन दोनों क्यूब के सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या रेशियो ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ डायगोनल कितना है? दैट इज 3/2 इसका स्क्वायर, सिंपल। तो दैट इज कितना मिलने वाला है आपको? 9/4, दैट इज 9/4। डायरेक्ट याद रखेंगे ऐसे कुछ चीजें, जैसे कि मैंने पहले कराया था ना। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन।
जैसे मैंने मैक्सिमम मिनिमम के टाइप पे भी आपको मैक्सिमम मिनिमा डिवाइड डीएक्स वगैरह करके ना करके मैंने आपको सीधा बताया था कि ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकल के आते हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधा काम आएंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, क्या पता एकदम से सीधा ही काम आ जाएंगे, और काम आएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। होपफुली कि ये तो क्लियर हो ही गया होगा सबको, इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं है। यस, नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चंस, ठीक है ना। और क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर लेते हैं भाई यहाँ से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने। देखिए यार, अपने पास हर जोनर का बच्चा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी की ट्रिगो बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की बहुत खराब हो सकती है। कोई कह रहा होगा सर कि इसको तो कराने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बहुत अच्छे से आती है। कोई कह रहा होगा सर इसको और अच्छे से कराओ। तो मेरे को बैलेंस मेंटेन करके चलना है, समझ रहे हो आप। कहने का मतलब वो क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है, अब आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसको कराना भी इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी आसान हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, ठीक है। तो अब आप इसको देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। सिंपल सिंपल, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा अगर 0 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, देन थीटा इज इक्वल टू, बट थीटा की वैल्यू क्या है भाई, अपन को पता है 4 क्वाड्रेंट होता है ना, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट के बारे में तो अपन जानते हैं। ये 0 डिग्री होता है, दैट इज π/2 है ना, पता है अपन को। दिस इज योर पूरा पूरा घूम के आता है पाई, दिस इज योर 3π/2, एंड फाइनली जाकर के इधर 2π, इस तरीके से चलता रहता है, सी है ना। तो ये 0 से π/2 के बीच में क्या है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड, एंड दिस वन इज योर फोर्थ, ठीक है। तो ये भाई आपके जो है थीटा को उसने रख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोई वैल्यू यहीं पे मिलेगी, इसके बीच की वैल्यू मिलेगी। तो भाई क्या कहना चाह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन को सीधा सा सॉल्व कर लो, हालांकि बच्चों को पता भी होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिलने वाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को उठा के इसके नीचे ले आएंगे अपन, तो क्या मिल जाने वाला है अपन को, tan थीटा इज इक्वल टू 1। और वैल्यू याद है ना, tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, मतलब कब इसकी वैल्यू 1 कब होती है। ये एक्चुअली में साइन और कॉस का रेशियो है। जब साइन की और कॉस की वैल्यू सेम होगी, कौन सा एंगल पे होती है, दैट इज 45। सो बेसिकली इक्वल टू tan 45। इसका आप जनरल, आप कई बच्चे कहेंगे सर इसका जनरल टर्म भी तो लिखें, क्योंकि एक बार 45 पे थोड़ी ना होगा, एक बार 45 पे थोड़ी ना होगा। 45 के बदले कब होगा, 45 के अंदर एक बार फिर से 360 जोड़ दो, ठीक है, मतलब 405 पे भी होगा। तो उसकी जनरल टर्म होती है, ठीक है ना, जनरल टर्म है, ठीक है। बट वो जनरल टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उसने बोल दिया है कि आपका थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। तो हम सिर्फ एंगल कितना लेंगे, इसका एक ही बार लेंगे 45। अरे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक बार अगर 360 अब एक बार और घूम के आ जाएगा अगर, तो इसी एंगल को आप 405 भी बोल सकते हो, 360 प्लस 45। फिर उसको एक बार और घुमा दोगे तो उसको इसी एंगल को एक बार और बोल सकते हो, लाइक दिस। तो कितनी बार आ जाएगा ये, और कितनी बार घूमेगा, और यहाँ पे ही नहीं है, यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है ना। कितनी कितनी बार मिलेगा ये 1, कितनी कितनी बार मिलने वाला है 1। तो वो भी चीज आपको देखने वाली है यहाँ पे, मतलब प्लस का 1 कहाँ मिलेगा, माइनस का 1 कहाँ मिलेगा, वो भी चीजें देखने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, हम भी पढ़ा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि tan 45 की बात कर रहा है। 45 होता है आपका π/4, ठीक है, इज इक्वल टू tan π/4, ठीक है। 45 मतलब π/4, ठीक है। तो थीटा बेसिकली कितना मिल गया आपको, दैट इज π/4, ठीक है, व्हिच इज योर ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली राइट। tan 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो 0 तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, एकदम से हलवे की तरह उड़ा देना इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे टाइम लगाने की गलती मत करना, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ओके जनाब, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, इसको बताइए, पॉज करके वीडियो, उसका सॉल्यूशन निकालिए। इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इस बार उसने क्या बोल दिया, इस बार उसने बोल दिया थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बॉस फर्स्ट ये रहा, अभी भी बनवाए थे ना यार, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ ये रहा। तो ये तो 0 डिग्री होता था, दिस इज योर π/2 है ना, दिस इज योर π, दिस इज योर 3π/2, π/2 के शिफ्ट के साथ। तो यानी कि थीटा अगर वो बोल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि थीटा जो है आपका π/2 से π के बीच में लाई कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि थीटा आपका π/2 से और π के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा सब वो कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पढ़ के इतना तो समझ में आए। देन इस वाले इक्वेशन की वैल्यू, देन इसकी वैल्यू बताओ, इस वाले इक्वेशन की वैल्यू बताओ। अब थीटा की वैल्यू चाहे इसमें है, किस तरीके से है, अपने को
वो पता है ASTC रूल पता है अपने को? नहीं पता तो यहाँ पे देख लेना, ऑल साइन एन और यहाँ पे कोसेक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव होता है, हर चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, हर चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तभी ये निकल के आने वाला है। ओके, अरे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे आपका कोसेक, सॉरी यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरीके से होता है हमारा ASTC, ठीक है ना। तो ये याद रखना होता है। ओके, चलिए, और इसके यार यूनिट सर्कल लॉ भी होता है, वो पढ़ाया होगा आपको बेसिक्स की क्लास में, वो भी पढ़ लेना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, अपने पास इक्वेशन किस तरीके से थी? इक्वेशन अपने पास कुछ इस तरीके से, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एंड प्लस के अगेन दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बॉस। तो इसमें करना क्या है यार, उसमें बहुत सिंपली सा करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ना, सिंपली अंडर रूट ऊपर 1 माइनस साइन थीटा अलग है, एलसीएम लेंगे और तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये भी इधर प्लस है, ये भी इधर प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड में, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अरे a प्लस बी डॉट a माइनस बी कितना होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई भी परेशानी नहीं है। तो सर ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर खत्म और ये बाहर आ जाएगा, दैट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा विदाउट एनी डाउट, प्लस के ये भी सर बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस के साइन थीटा विदाउट एनी डाउट सर। और फिर नीचे सर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 2 अपॉन कॉस थीटा है तो भाई सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इधर, ये 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 डॉट सेक थीटा विदाउट एनी डाउट। किसी को इसमें कोई शक, 2 डॉट सेक थीटा आपका किस तरीके से आया, यहाँ पे कोई परेशानी, ये कट गया, और 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक, इस चीज को जरा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आराम से, बहुत ही आराम से चीजें देखते चलना, कोई इश्यू वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में था ये, तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए यहाँ पे अपने पास एक चीज इंपॉर्टेंट थी। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? वो ये था कि भाई ये जो 2 सेक थीटा या -2 सेक थीटा, इसमें से क्या आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था थीटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक को छोड़ के, है ना, ASTC रूल है ना, तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेगेटिव आते हैं। अरे यार साइन और कोसेक जानते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये चीज याद दिला देता हूँ मैं आपको बार बार, अगर नहीं भी पता है तो। यूनिट सर्कल लॉ होता था, और यहाँ पे हमें पता है कि साइन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये जो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल खींचता था, याद आ रहा यूनिट सर्कल लॉ की ऐसा क्यों होता था, मैं बता रहा हूँ, खाली मैं एक का बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बेसिक की क्लास तो चल नहीं रही है यार, क्वेश्चन करा रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता था बेस, ये क्या होता था अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो साइन बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखो, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा से कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर क्या है अपना, ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर भी अपना यार वो है पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज भी अपना पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, ठीक है ना। क्या बेस नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे बेस था पॉजिटिव में, लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूँ,
सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव में है, लेकिन परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है। यानी कि जिस जिस टर्म में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, बस वो चीज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। साइन में है ना हमेशा, साइन और कॉसेक में क्या है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉसेक इज इक्वल टू क्या है, कोसेक इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उसके अपोजिट। तो साइन और कॉसेक, क्योंकि यहाँ पे बेस का कोई काम नहीं है, साइन और कॉसेक इस वाले क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और बाकी के जितने भी, जहां पे देखो यहाँ पे बेस आ गया, क्योंकि बेस नेगेटिव है तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक दोनों ही नेगेटिव, और फिर टेन और टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट यहाँ पे भी आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो भी दोनों दोनों नेगेटिव। इस तरीके से काम चलता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत तेजी से समझाया है। अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बेटा याद कर लेना आराम से कि ASTC होता है, ठीक है ना, ASTC होता है इस तरीके से। यहाँ पे ऑल सारे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे आपका कोसेक सॉरी यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इस तरीके से होता है। तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी थी, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए यहाँ पे जो था सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं और बाकी सारे के सारे किस में खुल के आ जाएंगे, नेगेटिव में खुल के आ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं सेक ऑफ माइनस थीटा, तो सिंपल सिंपल आपका थीटा नेगेटिव में रहने वाला है, मतलब कि सेक आपका किस में खुलने वाला है, नेगेटिव में। सो योर आंसर वुड बी A. Hopefully you are getting this point. Hopefully you are getting this point. Beautiful question. Beautiful, beautiful. ठीक है ना? चलिए. Now this question is simple, ठीक है ना? अब ये तो यार सिंपल सा आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई थीटा वेटा नहीं दे रखा है। वो थीटा वगैरह याद रखने की टेक्निक मैंने बता दी है ASTC, और उसके अलावा मैंने यूनिट सर्कल लॉ, अगर किसी को नहीं पता तो नेट पे सर्च कर लेना, यूनिट सर्कल लॉ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे से कह देना कमेंट बॉक्स में, हम ही पढ़ा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं। साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी सिंप्लीफाइज टू, ये किस में सिंप्लीफाई होके जाएगा, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है यार, कॉस स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इस सबको साइन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो उसके बाद हम इसका कुछ ना कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। सबको साइन की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये तो साइन स्क्वायर ए था ही था, कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो आपका माइनस के कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस को चेंज करा है ना, तो कॉस को चेंज कर देते हैं पूरा। तो कॉस को चेंज कर लेंगे ना एक साथ, कोई पंगा थोड़ी ना। ओके, तो आपका कॉस स्क्वायर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी तो था ही था। सिंपल, इतना सिंपल सिंप्लीफिकेशन आता है, सोचो यार, ध्यान रखना। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, साइन स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये साइन स्क्वायर भी बन जाएगा। मैं दोनों भी एक साथ कर रहा हूँ, इस माइनस के और इस साइन स्क्वायर के अंदर 1 में, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस के साइन स्क्वायर, फिर इस माइनस के इधर भी माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये भी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना बचा यार? इससे सिंपल क्वेश्चन मिलेगा क्या भाई, है ना? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, विच इज योर ऑप्शन? सिंप्लीफाई करना था। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आते रहते हैं। मैं अगर एग्जामिनर होगा तो थीटा के साथ कुछ खेल करके दूंगा, ठीक है ना। हालांकि सिंपली वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी अच्छे से करना। मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा, मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, कई बार थीटा का ही खेल होता है उसमें भी। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने भी रखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। होपफुली केस में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई पंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे, नाउ द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा था पिछले साल भी, अरे क्वेश्चन आ भी गया था शायद ना एग्जाम में, रखने के बाद यकीन नहीं आया तो देख लेना वीडियो, है ना। तो जरा इसको जरा मेरे को बताओ, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा बताइए, ये काफी सालों से डीपी में क्वेश्चन है, काफी सालों से इन द सेंस कि रिसेंटली डीपी में क्वेश्चन था, ये आएगा और ये आया भी, और ये आगे भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने की कोई पूरी उम्मीद है। मतलब बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक लगानी है, सिंपल, ठीक है ना। कई बच्चे फिर से देखेंगे सर लीस्ट वैल्यू मिनिमा, तो सर डी बाई डी एक्स कुछ कर दें, डी बाई डी थीटा कुछ डिफरेंशिएशन करें, कुछ ऐसा। फिर बच्चों के तो सर के ऊपर जाएगा, सर क्या बोल रहे हैं। इतना कुछ नहीं करना यार, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सॉल्व करो। तो 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा,
तो सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 3 बार लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? इस तरीके से लिख लिया। सर क्या मैं इसको कंबाइन कर लूँ एक बार और क्या मैं इसको कंबाइन कर लूँ एक बार? हाँ भाई बिल्कुल कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई? 1 जानते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई? 1। ठीक है ना, ये 2 1 मिल गए अपने को, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना बचा, यानी कि ये 2 खत्म हो गए, ये 2 खत्म हो गए, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा बचा। तो बेसिकली यू विल बी लेफ्ट विद 2 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके की है। इसको चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, द लीस्ट वैल्यू। इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है सोच के बताओ। इसकी लीस्ट वैल्यू हो सकती है कि किसी तरीके से, अब यहाँ पे भी यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे भी वो ASTC वाला रूल। अब देखो क्योंकि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट फिर भी क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है ना, फिर तो समझाना पड़ता ही है, क्या करें। अब यहाँ पे भी वो ASTC वाला यूनिट सर्कल वाला लॉ काम ही आ रहा है, ठीक है ना। ये थीटा मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया था, ठीक है ना। ये था आपका परपेंडिकुलर, ये था आपका बेस, ये था आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये एंगल होता था आपका थीटा। दिखाते हैं ना, अब भी करके बताते हैं ना, ये था एंगल आपका थीटा। तो यहाँ पे हमें पता है यार, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये हम जानते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो क्या होता था, साइन और फिर उसका होता था कॉस, साइन कॉस। तो कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमेशा, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस। एज वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे लिख देता हूँ, as we know that cos theta is equal to base upon hypotenuse। तो जाहिर सी बात है यार, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, अब अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, जरा देखना, थीटा की वैल्यू बढ़ा दूं मैं, ओके। देखो जरा ध्यान से देखना आप, जरा आराम से, हालांकि तुमने कर रखा होगा बट फिर भी यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जिस बच्चे ने नहीं करा, शॉर्ट में फटाफट समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ, मैंने क्या करा, थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, ये लो, ये क्या हो गया, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी नहीं होगी, बताओ। अरे बताओ, यहाँ पे थीटा ज्यादा है नहीं है, ये थोड़ा कम थीटा है, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब जितना ये कम है थीटा, ये इस तरह से कर दिया और बढ़ गया थीटा, ऐसे कर दूंगा बढ़ जाएगा थीटा। तो जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, क्या कम हो रहा है भाई, बेस कम हो रहा है ना, बेस कम हो रहा है लगातार। और क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, बेस और हाइपोटेनस। एच तो सेम रहेगा क्योंकि एच तो रेडियस है, एच क्या है, हाइपोटेनस क्या रेडियस है, ये तो इस सर्कल की रेडियस है, तो सेम रहेगा, तो एच पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एच क्योंकि कांस्टेंट है, एच क्योंकि कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा किसका, बेस का ही फर्क पड़ेगा। तो अगर बेस बढ़ेगा, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अगर बेस बढ़ेगा तो कॉस थीटा की टोटल वैल्यू बढ़ेगी, अगर बेस घटेगा तो कॉस थीटा की टोटल वैल्यू घटेगी। हाइपोटेनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो रेडियस है, तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब मैंने ये चीज कहते हुए मैंने ये भी देख लिया कि थीटा अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो बेस लगातार कम होता चला जा रहा है। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? थीटा अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो बेस लगातार कम होता चला जा रहा है। कोई एक इंस्टेंट अगर मैंने लिया जहां पे थीटा मैंने कर दिया, क्या इतना बढ़ा दिया थीटा मैंने, कि मैंने थीटा को बिल्कुल भाई 90 डिग्री के बराबर कर दिया, ठीक है ना, थीटा को 90 डिग्री, यानी कि इस तरह से आ गया बिल्कुल, तो बेस तो खत्म, बेस हो गया 0, थीटा हो गया 90 डिग्री। अरे समझ में आ रही है बात यार, बेस खत्म 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतनी सी बात बताने के लिए, तो ये तो वैल्यू में याद थी। अरे मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, मैं वो चीज तुम्हें बता रहा हूं यार कि एक्चुअली में वो चीजें आई कैसे हैं, ये वैल्यू कैसे आई है, समझ में आया? घर पे जाके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेना इसके बाद, साइन को लेके, कॉस को लेके, टेन को लेके, कॉट को लेके, कि एक्चुअली में ये वैल्यू आ कैसे रही है। तो सर क्या साइन की वैल्यू भी ऐसे आई होगी? बिल्कुल। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि साइन थीटा, एच तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 है ना, 0 पे। और जैसे जैसे अब आप बढ़ा रहे हो, देख रहे हो परपेंडिकुलर लगातार बढ़ता जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऐसे ही 0 से 90 की तरफ जब हम जाते हैं तो साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है। होपफुली यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, बात खत्म, बात ही खत्म, बात ही खत्म। तो भाई this will be having, so this equation will be having least value अगर ये 0 हो जाए, यानी कि लीस्ट वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि cos क्यों थीटा 90 बोला कि cos जो है b लगातार बढ़ता रहेगा, थीटा जैसे जैसे आपका बढ़ता रहेगा।
सॉरी थीटा बढ़ता रहेगा तो बी लगातार घटता रहेगा, ठीक है ना। ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 पे, और जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 90 रखा तो उसकी वैल्यू कितनी है, लीस्ट वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 90। अब असली कहानी ये थी, इतनी जब ये जो चित्रकारी करी है, ठीक है ना, इसका ये जो सब कारण है ना, इसके जो सब कारण है, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे तो दिख रहा होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके पीछे चला गया cos 90 तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ये तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बॉस। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू एक्चुअली में 90 डिग्री पे आएगी, और लीस्ट वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, एंड दैट लीस्ट वैल्यू इज 2। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे कोई परेशानी, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाओगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप, अब ये आ गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया शुरू। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर जिसकी हाइट 180 मीटर है, इट वाज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं बताता हूँ भाई, कोई टावर है, ठीक है ना, जरा इस चीज का ध्यान रखना आराम से। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई टावर था, ऑन द टॉप ऑफ अ टावर जिसकी हाइट थी 180 मीटर, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ अ कैट सिटिंग, यहाँ पे कोई बिल्ली बैठी है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई हमारी बिल्ली बैठी है, ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है, मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है बट समझ लो, यहाँ पे कोई बिल्ली बैठी है। तो वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, एक्चुअली में वो कौन सा एंगल कह रहा है, 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल। अब इसमें ना तुम डिप्रेशन में मत आ जाना, अरे कुछ नहीं है यार, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन है, ठीक है। क्या है, ये वाला एंगल की बात है, ये तो है आपका क्या, क्षितिज है, इससे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, वो ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हो। द बॉटम ऑफ अ कैट सिटिंग ऑन द ग्राउंड वाज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कैट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये डिस्टेंस पता लगानी है, तो जो डिस्टेंस पता लगानी है उसको मान लिया x। अब ये तो पता है बच्चों अपने को कि अगर दो पैरेलल लाइन, अब ये क्षितिज यानी कि जो एक्सिस है हमारा और जो ग्राउंड है वो पैरेलल होंगे। अब ये मत कहना सर यहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पे नदियां नाले थी, यहाँ पे पेड़ थे, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ था, अरे वो सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्या है, ये प्लेन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्लेन है, स्टैंडर्ड लेकर ही चलते हैं। ओके, सो दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। ज्योमेट्री, और कुछ नहीं कहा, कुछ खास बात नहीं, ज्योमेट्री है, सिंपल है। इसकी वैल्यू पता है, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। अरे क्या था, वही जो पढ़ा रहा था अभी क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्या साइन कॉस टेन। हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में देख लो ना, हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, ये अपने पास बेस है, ये अपने पास हाइपोटेन्यूस है। अगर अपने पास परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन आ जाए, है ना, परपेंडिकुलर बेस में कोई रिलेशन आ जाए, अपने को हाइपोटेन्यूस की जरूरत ही नहीं, क्यों फालतू में दिमाग मारे ना, क्यों जाके अपनी इक्वेशन को बढ़ाए। परपेंडिकुलर बेस में अगर कोई रिलेशन सीधा मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें एंगल पता है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देने वाला कौन सा पहला एलिमेंट मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे ये मिल रहा है मेरे को tan, है ना, साइन कॉस tan। तो बेसिकली एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सिंपल सी बात है, इससे कर लेंगे। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, थीटा हो गया 30 डिग्री। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। इसको मत मान लगे सर 90 डिग्री थीटा, ठीक है, ये वाला होता है हाइपोटेन्यूस के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, दैट इज 180 मीटर्स, और बेस ये तो पता लगाना है, इसको जानना है हमें कितना, दैट इज x। तो भाई सिंपल ये क्वेश्चन। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये बताओ। बिल्कुल होने चाहिए सर। सो दैट इज 1/√3, ये वैल्यू है उसकी 180/x, x इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 180√3। इसको जब सॉल्व करोगे बैठ के, ऑप्शन कई बार इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, ठीक है ना। ऑप्शन कई बार ऐसे ही आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे इस समय घबराना कि सर ऑप्शन ऐसा आएगा, फिर ये 80√3 ऐसे आ रहा है, तो हम कैसे करें। अरे भैया मैथमेटिशियंस हो ना, मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 की वैल्यू किसी को याद नहीं है तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, हालांकि याद होनी चाहिए, कोई ऐसा पंगा नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ा, बट फिर भी ठीक है ना, डबल से कम होगी तो उसका अंदाजा लगा सकते हो। ऑप्शन आसपास है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो √3 की वैल्यू वहां पे देके रखेगा वो, नहीं तो भाई कोई इशू वाली बात नहीं है, आराम से वो ऑप्शन आपको रूट्स में ही देगा। अभी तक जितनी क्लास हुई है, कहीं पे अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो कैलकुलेटर के बगैर होगा नहीं,
अरे भाई साहब वो ऑप्शन वैसे देगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आपको क्या कराने के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आपको आपके लॉजिक समझाने के लिए बैठा हूँ। तो लॉजिक समझ गए, 180√3 विच इज नथिंग एल्स। आई थिंक इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन, दैट इज समथिंग लाइक 311.76, इतना आ जाने वाला है 76 मीटर, विच इज योर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो लाइक दिस अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस के बेहतरीन तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया होगा सबको, आगे ना? तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके बताओ भाई, है ना? क्या कह रहा है जी हाँ, इस क्वेश्चन की क्या कहानी है? वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर बी डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है ना? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, द एंगल ऑफ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ अ टावर, यहाँ पे हुआ एट अ डिस्टेंस, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, एक सेकंड में चेक कर लूं, ट्रायंगल तो बनेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, सपोज दैट ये टावर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर उससे लिया गया, ठीक है ना? यस, यहां से लिया गया, of its foot on a horizontal plane is found to be, ये फाउंड नहीं है, फाउंड टू बी होगा, ठीक है ना, फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री पता करा गया, ये वाला एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस बार ये टावर की हाइट बतानी है, सिंपल, क्लियर। अब तो बताने की जरूरत नहीं ना, अरे भाई बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये याद हो जाना चाहिए। तो tan किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो tan परपेंडिकुलर बेस में मतलब tan आ रहा है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज h, जो निकालना है, अपॉन बेस विच इज 100। तो भाई सिंपल tan 60 कितना होता है, आई थिंक √3, ठीक है ना? तो इसको निकालने में यार कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग h इज इक्वल टू 100√3। ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे 100√3, 50√3, इस तरह से आंसर दिए होंगे, ऑप्शन दिए। ऐसे आंसर नहीं देगा, ऐसे ऑप्शन नहीं देगा इतने क्लोज करने के लिए, ठीक है? देगा तो वो वैल्यू पता करके रखेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, वैल्यू देगा रखेगा पहले, अगर ऐसे देगा तो, अगर उसको ऐसे निकलवाना होगा तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इसका 173.2 मीटर। तो जो आप सॉल्व करो दैट इज 173.2 मीटर। क्लियर है बॉस? ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने, tan वाला हो रहा है। इसके अलावा भी यार क्वेश्चन बनते हैं बहुत ब्यूटीफुल। चलो देखो, ट्विन टावर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है? ट्विन टावर वाला क्वेश्चन आ गया। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देख के जरा मेरे को इसका मजलूम बताओ कि मतलब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करोगे। यस, इसकी कहानी बताइए जरा मेरे को। व्हाट इज सेइंग? यस, ही इज सेइंग टू टावर्स ऑफ द सेम हाइट, दो टावर है सेम हाइट के, स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, ठीक है ना, स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड 60 मीटर वाइड, 60 मीटर जो चौड़ा है उस रोड के आइदर साइड में है, एक इस साइड है एक इस साइड है, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टावर, ठीक है? तो वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई दो टावर सेम हाइट के, ऐसे कुछ हो गया है, बीच में कोई रोड है, रोड को अपन ऐसे बना देते हैं, कोई इशू, ठीक है? ये दो टावर सेम हाइट के 60 मीटर से अपार्ट है ना, 60 मीटर ये विथ है रोड की, इस तरह से एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टावर्स, कोई पॉइंट है बीच में रोड के, इन टावर्स के बीच में कोई पॉइंट बता रहा है, ठीक है ना? और जो पॉइंट बता रहा है वहां से वो कह रहा है कि द एलिवेशन ऑफ द टावर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मान लो पॉइंट यहाँ पे कहीं है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है ये वाला एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ज्यादा बनेगा, ठीक है ना? अब इसको 30 मत मान देना। और ये वाला एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब कई बच्चे ये कहेंगे मेरे से कि सर इसको 60 कैसे, इसको 30 कैसे, अरे ये बड़ा एंगल है भाई, ठीक है ना?
कोई बिल्डिंग अगर ज्यादा ऊंची है, तुम उसको पास से देख रहे हो तो तुम्हें गर्दन को ज्यादा ऊंचा उठाना पड़ेगा, बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। और उसी सेम बिल्डिंग को अगर तुम थोड़ा दूर, जितना दूर चले अपना पीछे 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 होते रहोगे, पीछे से देखोगे तो उतना तुम्हें ऊपर देखने की जरूरत नहीं, इस तरह से तुम्हारा एंगल छोटा होता रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, सो द सेम कॉन्सेप्ट इज वर्किंग हियर ऑल्सो। तो दोनों की हाइट सेम है, लेकिन एक पॉइंट से एक का एलिवेशन मतलब ये जो एंगल नीचे से बन रहा है, ठीक है ना। तो डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल दोनों में अंतर समझ लेना। एलिवेशन एंगल मतलब जो नीचे से बन रहा है, डेप्रेशन एंगल मतलब जो ऊपर से बन रहा है, ठीक है। ऑफ द टावर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ठीक है, और इनकी हाइट्स बतानी है। ये भी एच है, मान लो ये भी एच है ना, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों की हाइट सेम ही थी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लियर? तो इसको जरा करके देखो, कोई भी एक ट्राइंगल मान के कर सकते हो आप, और ट्राइंगल के साथ साथ एक चीज और माननी पड़ेगी ना इसके अंदर। ट्राइंगल के साथ साथ एक चीज और माननी पड़ेगी भाई, क्या मानना पड़ेगा? डिस्टेंस माननी पड़ेगी। लेट्स सपोज ये वाली डिस्टेंस है आपकी x, है ना, ये पॉइंट मान लो आप अपना, और ये वाली डिस्टेंस आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी 60 माइनस एक्स, है ना। अगर ये x है तो ये वाली हो जाएगी आपकी 60 माइनस एक्स। तो भाई इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं अपन यहाँ पे कुछ नाम भी रख दें, ठीक है ना, दैट वुड भी सही होगा, कुछ ना कुछ सही होगा। तो अगर यहाँ पे नाम रख दें हम, अगर ए बी सी डी और ई, तो मैं बोलूँ ट्रायंगल ए बी ई में, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ए बी ई की बात कर रहा हूँ। तो अगेन tan 30, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल DBC में, ट्रायंगल DBC में इसकी मैं अगर बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन h अपॉन 60 माइनस। यहाँ से तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सिंपल वैल्यू निकाल सकते हो तो निकालो। दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। यहाँ से h, यहाँ पे h की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेते हैं, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई √3, ठीक है। h इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई √3। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू यही रख देंगे, सेम टू सेम, ठीक है ना। h अपॉन 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। h की जगह मैंने रख दिया x बाई √3, और नीचे 60 माइनस एक्स तो था ही था, इज इक्वल टू √3। अभी उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा x √3 के √3 से होगी तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड अंदर क्या रहेगा आपका 60 माइनस एक्स। अब ये x और ये 3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी तो माइनस 3x, ये उठ के इधर आ जाएगा, x प्लस के 3x हो जाएगा, एंड 3 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 180। 3x प्लस 3x कितना आ जाएगा, दैट इज योर 4x। 4x इज इक्वल टू 180। इसको जब आप काटने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, 45 मीटर। तो ये हो गया आपका पॉइंट 45 मीटर इधर, और ये 60 माइनस 45 कितना हो गया, 15। तो इसकी वैल्यू आ गई 60 और इसकी वैल्यू आ गई 15, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर तो आ गई 45 और 15। मैं ऑप्शन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं कंप्लीट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कंप्लीट आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तो दूरी तो इसकी 45 आ गई। हाइट ऑफ द टावर, तो ये ऑप्शन में शायद हाइट ही दे रखी है, खाली ऑप्शन में सिर्फ हाइट ही दे रखी है, ठीक है ना। हालांकि पूछ ली उसने दोनों बातें, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस क्वेश्चन को, ताकि आपको ये भी चीजें समझ में आ जाए कि ठीक है भाई ये किस तरह से आ रहा है। वैसे तो आपसे वो चाहे मतलब ये नीचे वाली चीजें पूछे ना पूछे, सिर्फ हाइट भी पूछे, तब भी यू शुड फाइंड दिस ना, आपको ये निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो भाई अब x आपके पास आ चुका है, तो क्या h निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? h निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। h कितना था, x बाई √3, यानी कि 45 बाई √, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास ऐसा दिया हुआ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन आपके पास ऐसा दिया हुआ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक यू विल बी गेटिंग 25.98 मीटर, विच इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन कॉन्सेप्ट की ही दिक्कत है, कॉन्सेप्ट ही समझना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, द क्वेश्चन ऑफ द पॉइंट भी पूछ लिया यहाँ पे,
अगर ये ना भी हो यहाँ पे तब भी आपको ये निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो क्योंकि आपको हाइट चाहिए, है ना, हाइट चाहिए। यहाँ पे उसने हाइट ही पूछी थी, सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली फाइन, नन ऑफ दिस इज नॉट द आंसर। हाइट इज 25.98। क्लियर? ये भी एक बहुत ही फेमस पैटर्न है आपके एग्जाम का। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कई बार आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है ना। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग ब्यूटीफुल, है ना। हालांकि अभी देखिए सारे क्वेश्चन ही ब्यूटीफुल ही रहे हैं, ये भी ब्यूटीफुल से कम थोड़े है। देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम टू प्लेसेस 10 किलोमीटर अपार्ट आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है आपकी बात, ठीक है ना। तो जरा इसकी बात को सुन लेना आराम से, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि भाई एक एरोप्लेन उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से एरोप्लेन है, बढ़िया सा, क्या बात है, बना दिया हमने तो, बढ़िया एरोप्लेन बना दिया, ठीक है। तो एरोप्लेन उड़ता हुआ आ रहा है और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम टू प्लेसेस 10 किलोमीटर अपार्ट। अब ये उड़ता हुआ आ रहा है तो जमीन पे, अब ये उड़ता हुआ आ रहा है तो भाई जमीन पे इसके दो होंगे, मतलब ये उड़ता हुआ आ रहा है तो जमीन में दो हैं पॉइंट ऐसे, लेट सपोज एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट मान लिया आपने बी। तो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम टू प्लेसेस 10 किलोमीटर अपार्ट, ये दोनों की दोनों 10 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। और ये महाशय कह रहे हैं कि इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इन्होंने कुछ बता दिया, आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब मेरे को बताना 60 कौन सा होगा 30 कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जौन सा पास वाला होगा, ठीक है ना, जौन सा पास वाला होगा उसका कितना होने वाला है, उसका एंगल ज्यादा होने वाला है, उसका एंगल होने वाला है 60 डिग्री, है ना। और जो दूर होगा जाहिर सी बात है उसका एंगल कम होने वाला है, उसका एंगल होने वाला है 30 डिग्री, लाइक दिस। तो चीज समझ आए, प्लेन उड़ता आ रहा था इस तरीके से, इसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो जो हाइट मतलब अगर अपन इसको बेस मान लें, कहने का मतलब ये ग्राउंड लेवल है, तो अपन को ये बताना है भाई कि ये हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है एच। समझ में आई बात या नहीं आई? मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खूबसूरती है और जो बच्चे सोच पा रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज स्ट्राइक कर रही होगी अभी भी ये वीडियो देखते हो कि नहीं सर ये ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी ये सही है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले देख लो, दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर भी हम विचार करेंगे अभी आराम से, मतलब पहले क्वेश्चन कर लो, हर चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये समझ में आ गया सिनेरियो ये, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर ये हाइट की बात कर रहा है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। क्या सर अब इससे यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं क्या अपन? हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो। तो सर क्या इसको क्या मान लेंगे सर, इसको x मान लेंगे सर, और ये तो आपके पास 10 है ही सर, तो ये कुल मिला के बड़े वाला कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज 10 प्लस x हो जाएगा सर। कोई दिक्कत है सर? तो छोटे वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो मान लो यहाँ पे इसको मान लो O और ये AB था, इसको मान लो C। तो मान लो मैं अगर बात करूं ट्राइंगल BOC में, तो अगेन फिर tan 60, ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज हाइट अपॉन बेस विच इज x। इसको बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। तो h बाई एक्स इज इक्वल टू √3, तो h इज इक्वल टू x√3। कोई डाउट किसी को? ये तो सब कुछ, ये तो सब कुछ क्लियर है। अगले वाले में बात करता हूँ मैं पूरे वाले ट्रायंगल। अब ये मत सर ये वाला ट्रायंगल लूंगा, नहीं भाई मेरे को हाइट चाहिए ना हर बार, तो पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ट्रायंगल OAC में, तो ट्रायंगल OAC में क्या हो रहा है अपना, इस बार क्या होगा अपना tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाइट अपॉन, और ये टोटल होगा ना, टोटल 10 प्लस x। तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/√3 h बाई 10 प्लस x। तो यहाँ पे अपन क्या रख देंगे यार, h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू रख दो, चाहे तो आप x की जगह पे h रख दो। आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है, h निकालना है, जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपको निकालना है यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप h की जगह पे x√3 रख दो, या फिर आप x की जगह पे h बाई √3 रख दो, ठीक है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h एंड 10 प्लस के h बाई √3। इसको सॉल्व कर लो यार, ये आपका चला जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3h, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे जाएगा आपका tan √3
प्लस के एच, एलसीएम ले लिया आपने और कुछ नहीं करा। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, आई थिंक आंसर आ जाने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इस बचा के थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 10√3 इधर चला जाएगा ऊपर, तो दैट वुड बी 10√3 प्लस के एच इज इक्वल टू, और ये √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, ठीक है ना। √3 और √3 कितना हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 3। तो 3h माइनस h कितना हो जाएगा, 2h। तो 2h इज इक्वल टू 10√3, h कितना हो जाएगा, 5√3, h कितना हो जाएगा, 5√3। अब यहाँ पे एक चीज खतरनाक सी हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज खतरनाक सी हो गई। क्या चीज खतरनाक सी होगी सर, 5√3 आता है सर बेसिकली 8.66 किलोमीटर, जो कि सर यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, और ना ही ऑप्शन में नन ऑफ दीस है। तो कई बार क्या हो सकता है, देखो ये एग्जामिनर कई बार ना खुद भी कंफ्यूज हो जाता है और बच्चों को भी कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे एक चीज का जरा ध्यान रखना, या तो वो स्पेसिफिकली आपको ऑप्शन दूर दूर देगा, अगर ऑप्शन पास है तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका पास है, तो जैसे 8.66 से सबसे पास आंसर आता है जनरली वही लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हालांकि वो इस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर चाहे कैसा भी, हम लोग स्मार्ट है ना, आप लोग स्मार्ट है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस का काम करना है। अगर आंसर इससे नहीं आ रहा है, सपोज दैट कि भाई उसको स्पेसिफिक आंसर चाहिए, हालांकि हर बार जब भी दो केस बनेंगे तो वो दो केस बना के आपको आंसर देगा, लेकिन अगर आपके केस अलग अलग हैं, अगर आपके केस अलग अलग आ रहे हैं, कहने का मतलब एक केस में 8.66 आ रहा है, अगर एक केस और बन सकता है ना, तो दूसरा केस भी जरूर चेक कर लेना। सर एक केस और कैसे बन सकता है, एक केस और कैसे बन सकता है, जरा दिखाओ। एक आंसर तो ये रहा, एक आंसर तो आपके सामने, आओ जरा दिखाते हैं आपको एक केस और कैसे बन सकता है। सर क्या करा अपन ने, फिर से अपन ने क्या बनाया, प्लेन बनाया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अपन ने एक बार फिर से प्लेन बना लिया, बढ़िया सा प्लेन बना लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपना प्लेन हो गया। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि सर 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट बी क्या कहते हैं 10 किलोमीटर अपार्ट है, तो मान लिया पॉइंट ए एक ये रहा और मान लो पॉइंट बी एक ये रहा। अच्छा सर, अरे अब बात समझ में आई नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे उसने यही तो कहा था ना, देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने कहा था 2 पॉइंट 10 किलोमीटर अपार्ट है, एक का 30 डिग्री है एंगल, एक का है 60 डिग्री एंगल है। तो भाई जरूरी थोड़ी ना कि दोनों पॉइंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन ये रहा और दोनों पॉइंट प्लेन के आगे हैं, दोनों पॉइंट प्लेन के आगे, जरूरी थोड़ी ना कि दोनों पॉइंट प्लेन के आगे हो। एंगल तो पीछे वाले पॉइंट से ही बन सकता है, बस बात खत्म। एंगल तो पीछे वाले पॉइंट से भी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पीछे वाले पॉइंट से एंगल बनाने के लिए बस क्या करना है, सिंपल एक पॉइंट हमने ले लिया पीछे, और बस हम इसके हिसाब से बना देंगे यार, इसके हिसाब से हम यहाँ पे बना देंगे। कैसे बना देंगे, सिंपल यार, ये लिया इस तरीके से, और ये वाला एक देखो दोनों पास पास से लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक को मान लेना कि एक थोड़ा दूर है एक थोड़ा पास है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लेंगे। तो ये वाला मान लिया दूर था, ये 30 डिग्री है, ये वाला मान लिया पास था, ये वाला 60 डिग्री है। क्लियर क्लियर। तो इस तरीके से ये वाले केस में भी आपके दिस इज योर हाइट, और ये वाले केस में भी ये अगर पूरा का पूरा 10 किलोमीटर है ना, तो इस वाले केस में भी आपकी कहानी कुछ इसी तरीके से होगी जैसा कि हमें पता करना था। समझ में आई या नहीं, समझ में आई बात या नहीं आई मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सर समझ में आई। तो इसको अपन मान लेंगे x, तो सर ये वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी अपने पास 10 - x। अब इसके हिसाब से निकाल के देखो, क्या पता इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ऐसा मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर, मैंने तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कोई पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पेपर लीक होने जैसा ही हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आपको इधर उधर करके मिलने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट कुछ इसी के आसपास का रहने वाला है, ठीक है। तो जरा ध्यान से जरा, तो अब अगर ये कहानी ऐसे होने वाली है अगर, तो ठीक है ना, तो अब अगर ये कहानी ऐसे होने वाली है तो इस तरीके से हो जाने वाला है इधर, यस। तो अब अगर ये कहानी कुछ इस तरीके से होने वाली है, तो सिंपल यार, tan 30, अब मैं बताऊंगा अपनी कौन से एंगल की बात में कर रहा हूँ, ये वाले इस वाले ट्रायंगल की बात में कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो सिंपल tan 30 इज इक्वल टू h/x, है ना। अब की बार ये वाली लूंगा ना डिस्टेंस, ये वाली x वाली, h/x। सिंपल रख के काम खत्म करो, दैट इज 1/√3 h/x। चाहिए थी हाइट ना, h इज इक्वल टू x/√3, x/√3। अब भाई दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर आ जाते हैं अपन, यानी कि इस वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं, दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति रहे ही ना। इस वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे अपन के पास क्या आता है, यहाँ पे अपने पास आता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन h, हाइट तो यही है, एंड डिवाइडेड बाय 10 - x। बात खत्म। वहां पे 10 + x हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 - x हो जाएगा, बस इतनी ही कहानी है।
तो h अपॉन 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट। तो क्या निकालना था, h निकालना था, x की जगह पे रख देंगे h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 10 माइनस एक्स था, x की जगह पे रख देंगे h रूट 3 ना, x की जगह पे क्या रख देंगे h रूट, ठीक है, तो दैट इज h रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू, दिस इज योर 10 रूट 3, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी माइनस के h रूट 3 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो 3 आ जाएगा माइनस के 3h, ये उठ के इधर आ जाएगा, दैट इज योर 4h इज इक्वल टू 10 रूट 3, और इस बार ये आ जाएगा 2.5, लास्ट टाइम आया था 5 ना, इस बार ये आ गया 2.5 रूट 3, यानी कि लास्ट टाइम जो यहाँ पे था 5 रूट 3 और यहाँ पे आ गया 2.5 रूट 3, यानी कि जो लास्ट टाइम आंसर आया था उसका जस्ट आधा हो जाएगा। लास्ट टाइम आंसर आया था 8.66, उसका आधा कितना 4.33, तो कितना आ जाएगा बॉस अपने पास यहाँ पे, दैट इज 4.33 किलोमीटर इज द हाइट ऑफ द प्लेन। बात समझ में आ रही है, दोनों में से कौन सी सही है, दोनों ही की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक सेकंड हो गया, थैंक यू, इतनी जल्दी नहीं, दोनों में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई ऑप्शन के हिसाब से, मतलब जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से 4.33, यानी कि वो मान के चल रहा था एग्जामिनर कि आपका सेकंड वाला केस था, ठीक है ना, वो ये वाला केस मान के चल रहा था कि एक उससे पीछे छूट चुका है और एक उसके आगे छूट चुका है। आपका कई बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी हो रहा होगा कि सर तो एग्जाम में कौन सा केस मान के चलेंगे। अरे मेरे भाई वो स्पेसिफिकली बोल के देगा, नहीं तो अपने हिसाब से आंसर चेक कर लेंगे दोनों में से किससे आंसर आ रहा है फटाफट। ये मैंने यहाँ पे समझाया इसलिए टाइम लगा, जब आप वैसे करोगे तो टाइम लगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा टाइम। और वैसे भी जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की तो अंदाजा लग जाएगा कि ठीक है वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मैंने दोनों केस करके बताया क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों केस समझ में आ जाने चाहिए। और इस क्वेश्चन के हिसाब से और ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर आ रहा है 4.33, यानी कि वो सेकंड वाला केस अपना बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8.66 आ जाता तो फिर आंसर इसके आसपास आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार ऐसा होगा कि दोनों ही आंसर लिखे होंगे इस तरीके से 4.33 एंड 8.66 किलोमीटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, एंड या फिर और लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, स्लैश लिखा होगा इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो फाइनली ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस और बाकी के क्वेश्चंस। आगे की क्लास में आपके एलिमेंट्री अलजेब्रा और बाकी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो साथ बनाए रखिए अपना लगातार और देखते रहिए लेक्चर सीरीज जो कि डिजाइन करेगी स्पेशली आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मजा है आप लोगों के साथ पढ़ा के, तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बने रहिए। इसको लाइक करना, आपको अगर पसंद है इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बताइए कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, प्रेस द बेल आइकन। और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शेयर कर देना और सारे बच्चों को जितने भी क्लास है जितने आपके जानने वाले सबके लेके आ जाइए। कंपटीशन खत्म नहीं होगा, कंपटीशन मतलब इन द सेंस ऐसे खत्म नहीं होता कि किसी को नहीं बताना है, शेयर करना है भाई अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए बॉस, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, बाय, बाद में मिलते हैं आपसे, बाय।